हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आनंद तावनिया यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे। बच्चों, 12th क्लास की इस बोर्ड सीरीज में हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और आज तक की 3 क्लासों में हमने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन में काम आने वाली डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी में हमने इसमें केस फर्स्ट लिख रहे हैं कर रहे हैं अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलेयता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये होता क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। निश्चित ताप, ये बात याद रखें, यहां पे मैंने लिखा है पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स किया जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है सॉल्युबिलिटी में फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ड लगाएंगे हम पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हिंदी में बात करूं तो निश्चित ताप पर 1 लीटर विलायक में घुले हुए अधिकतम विलेय के मोल की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ लेने हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तो इसकी जनरल सी डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, विलय के कणों का आकार। ये एक जनरल सी फिनोमिना है। हमें पता है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट के कणों का आकार छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा विलेय के कणों का आकार छोटा होगा वहाँ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और विलेय की विलेयता जो होती है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो वी कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ दोज सॉल्यूट which having smaller particle are maximum in comparison of those solute which having larger particles। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे कण वाले विलेय की विलेयता बड़े कण वाले विलेय की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमें पता है किसी भी विलेय को घोलने से पहले उसे हम क्या कर सकते हैं? महीन चूर्ण में बदल लें, जिससे इसकी विलेयता क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। किसी भी विलेय को घोलने से पहले इसे फाइन पाउडर में हमें क्या कर लेना चाहिए? कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जिससे इसकी विलेयता क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तो हम यही कह सकते हैं कि साइज में अगर आपने देखे तो मैं यूं कहूँ, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी विलेयता उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। राइट। सेकंड केस चलते हैं अपने, वहां हम लें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय व विलायक की प्रकृति। अब विलेय व विलायक की प्रकृति में हमें पता है, हम इस पॉइंट पे काम करेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अगर अपने पास पोलर सॉल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और अगर अपने पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये अपने को पता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक पॉइंट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेयशील होते हैं। अब सर ये पोलर, ध्रुवीय, अध्रुवीय क्या है? तो पोलैरिटी मीन्स होता है कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उसे बोलते हैं वो पोलर है। और अगर चार्ज नहीं आ रहा है, चार्ज लेस स्पीसी होती है,
उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट। जैसे मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, राइट। अब हमें पता है इस पे प्लस और माइनस आता है, सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस आता है। इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर खुद क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। ये यहाँ पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपके पास वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कह दूं नेफ्थलीन को वाटर में डालूं, तो मैं पता है नेफ्थलीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसको अगर मैंने वाटर में डाला तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो नहीं बन रहा है। इट मीन्स यहां इसकी सॉल्युबिलिटी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो फिर इसको किस में डिसॉल्व करें, इसको हम डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में। इसको हम डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में। तो अब अगर मैं कहूं कि सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो चुका है। इसी तरह नेफ्थलीन को वाटर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जबकि नेफ्थलीन की नेचर जो होती है वो नॉन पोलर टाइप की होती है। इस बेस पे अपने एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो देखें आप। हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है सॉल्युबिलिटी का इन साइक्लोऑक्टेन में। तो अपने पास आता है कि इन साइक्लोऑक्टेन सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। साइक्लोऑक्टेन में जो अब मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें देना है। तो सबसे पहले अपने को ए पॉइंट दे रहा है साइक्लोहेक्सेन, बी आ गया अपने पास पोटेशियम क्लोराइड, सी बना अपने पास साइनाइड ले सकते हैं CH3CN, और डी अपने ले सकते हैं मिथाइल एल्कोहल। ये हमने ले लिया। अब हमें ये पता है कि साइक्लोऑक्टेन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। साइक्लोऑक्टेन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। इट मीन्स यहां जो नॉन पोलर है उसकी सॉल्युबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, हमें ये पता है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है नॉन पोलर? नॉन पोलर अगर मैं देखूं तो अपने पास जो ए साइक्लोहेक्सेन है वो यहां पे नॉन पोलर बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो किसकी हो गई? ए की हो गई, राइट। उसके बाद देखें इन तीनों में हम डिस्कस करें तो पोटेशियम क्लोराइड तो एक आयनिक कंपाउंड हो गया। पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो सबसे कम होगी। तो यहां तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसकी बात तो हम किनारे कर लेते हैं बी वाले की। अब बात करते हैं डी और सी में से। हमें ये पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, जिससे इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बच गया कौन सा भाई? यहां पे अपने पास कौन सा बना? सी, और सी के बाद कौन सा बना अपने पास? डी, और डी के बाद कौन सा आ गया? बी। तो ये अपने पास क्या आ चुका है? ऑर्डर बन चुका है सॉल्युबिलिटी का। सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन क्यों है? क्योंकि ये एक नॉन पोलर है। उसके बाद आता है सी का, सी मतलब साइनाइड वाले का। क्यों है? क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण या परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका नंबर बाद में आ जाएगा। और बी पोटेशियम क्लोराइड तो एक आयनिक कंपाउंड हो चुका है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो सबसे कम ही हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोऑक्टेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अपना थर्ड जो है इसमें फैक्टर वो होता है टेम्परेचर का। तो वो देखें, तो अब हम बात करते हैं अपने टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर में आप ये देखें कि मेरे पास दो तरह के कंपाउंड हैं। एक आ गया मेरे पास कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट,
और एक मेरे पास आ गया अमोनियम क्लोराइड। इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और इसको अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं यहां पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं एक को ले रहा हूं, दूसरा तो इसका रिवर्ट होता है तो हम अपने आप ही कर लेंगे। तो मैं टारगेट कर रहा हूं एक्सोथर्मिक को, मैं टारगेट कर रहा हूं एक्सोथर्मिक को। अब एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर करना। एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, जो हीट है उसको बाहर फेंक रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस केस के अंदर बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हमें यह पता है कि आदमी अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख के दुखी है। मतलब सिस्टम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपने परिवेश के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि एक्सोथर्मिक में मैंने ये बोला कि बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें बाहर का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। अगर अपने फेवरेबल प्रोडक्ट हम चाहते हैं तो ली चैटलियर कह रहा है जो हो रहा है उसे होने न दे या उसका रिवर्ट काम कर दे। तो हम हमेशा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हम टेम्परेचर की बात सराउंडिंग को देखते हुए करेंगे। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन में तो हम टेम्परेचर को डाउनफॉल में लेके आएंगे, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। राइट। तो अब आप ये देखिए, मैंने कहा एक्सो। एक्सो का मतलब ये होता है, बस यूं अपने एक वर्ड बनाते हुए चले, एक्सो। एक्सो का मतलब हीट को बाहर फेंकेगा। बाहर फेंकेगा मतलब बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा। बाहर कोई तो हम सराउंडिंग परिवेश कह रहे हैं, बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मींस अब हमें ली चैटलियर कहता है कम कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो। तो इन केस के अंदर, एक्सोथर्मिक केस के अंदर, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैंने यहां टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जब हमें यह पता चल गया तो इसके बारे में तो मैं कुछ सोचना ही नहीं है। मैं यहां कहूं कि टेम्परेचर को मैं अगर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को मैं अगर क्या करूं? इंक्रीज करूं। यहां जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, यहां सॉल्युबिलिटी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एक्सो है, बाहर के रास्ते में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्स का रोल कर रहा है, जबकि यहां पे कौन सा है? प्रोपोर्शनल है। चलिए इसको हम एक थर्मोडायनामिकली हिसाब से और देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में होता क्या है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। गिब्स इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स इक्वेशन है। और किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है। अब आप देखें कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बेटा, ये यहां, और ये डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं अगर यहां टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए? स्पॉन्टेनियस चाहिए।
तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस T को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैंने कम कर दिया तो अगर मैंने इसको कम किया तो ये प्लस कम हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिजल्टेंट डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अब यहां देखिए हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर को मैं कम करूं तो नेगेटिव बढ़ेगा। तो ये देख लो, टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। वरना हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, एक्सो का मतलब वो एग्जॉस्ट कर रहा है, हीट जो है बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है तो मतलब बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम तो बात बाहर वालों की ही करेंगे। तो बाहर का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ली चटली कह देता है साहब बाहर टेम्परेचर आपको क्या करो, अब कम करो। तो जब हम एक याद रख लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर एक्सोथर्मिक केस बनता है, अगर एक्सोथर्मिक केस बनता है सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते समय, तो आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसा केस कैल्शियम कार्बोनेट वाले में होता है। इसी तरह अगर अपने पास अमोनियम क्लोराइड दे दे तो वहां रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, और एंडोथर्मिक होने के कारण हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम करने के लिए। चलिए जी, तो ये तो हुआ अपने पास टेम्परेचर का रोल। आगे देखें प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है वो देखें। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर क्या इफेक्ट करेगा। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड को हम नॉन कंप्रेसिबल मानते हैं, असंपीड़ित मानते हैं, मतलब जो दबाने से दबे नहीं, तो जब सॉलिड जो ले रहे हैं हम वो ट्रू सॉलिड ही ले रहे हैं, और ट्रू सॉलिड का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि वो नॉन कंप्रेसिबल है, वो दबेगा नहीं। जब दबेगा ही नहीं तो क्या वहां पे कोई प्रेशर का रोल होगा? तो यहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ट्रू सॉलिड जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल असंपीड़ित प्रकृति का होता है। तो ये तो हुआ आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। सबसे पहले हमने लिया था साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि छोटे पार्टिकल जो होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमने लिया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें हमने देखा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक के बेस पे, कि पोलर अगर कोई कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमने सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन का एग्जांपल लिया था। थर्ड पे अगर अपने चलते हैं तो वो था टेम्परेचर का। टेम्परेचर में अगर अपने पास एक्सोथर्मिक है तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउनफॉल में करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और एंडोथर्मिक में हमें सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्थ जो फैक्टर बना था वो था प्रेशर, और प्रेशर के बारे में हमें पता है कि जो प्योर सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है, और नॉन कंप्रेसिबल का नेचर का होने के कारण इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है।